हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमिक की थ्योरी क्लास चल रही है ना। इसका फर्स्ट वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इकोनॉमिक के बारे में जाना, इकोनॉमिक क्या होता है और इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक के बारे में जाना। जो इकोनॉमिक थी पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमिक, ठीक है। तो इकोनॉमिक के हमने प्रकार को जाना, नेशनल इनकम के बारे में जाना, सीएसओ की स्थापना के बारे में हमने बात की, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की। फिर एक कमेटी जो गठित हुई वो हमने बात की। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इंट्रोडक्शन था एक वो, ठीक है। और वहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इकोनॉमिक होती क्या है, कितने प्रकार होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। आज हम नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। तो आज के बाद आप जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी और जो नेशनल इनकम है, आज के बाद आप नहीं भूल पाएंगे कि आखिरकार, और इसमें जो डिफरेंस है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है, ठीक है, ये जो अवधारणाएं हैं, ये इसमें पहले हम चार चीज़ों को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय की चार अवधारणाएं हैं। कौन कौन सी चार अवधारणाएं हैं? जीडीपी है, ठीक है, एनडीपी है, जीएनपी है और एनएनपी है। अब इसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे जीडीपी। आपने कई बार सुना होगा कि हमारी जो जीडीपी है इतना परसेंट है, 9.5, 7.5, 5.5। तो आपने सुना होगा कि हमारी जो जीडीपी है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब ये है क्या बेसिकली? इसकी जो परिभाषा दी गई है, एक निश्चित समय में भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है, ठीक है। अब वो जो है, ये जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्या लिखा हुआ है कि इसमें चाहे वस्तु को जो बना रहे हैं वो भारतीय हैं या फिर आपके विदेशी हैं, दोनों में कोई भी हैं, बस जो वस्तु है वो भारत के अंदर बननी चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एक वित्तीय वर्ष मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था, जो वित्तीय वर्ष होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है हमारे भारत में वित्तीय वर्ष। तो एक वित्तीय वर्ष में भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अब अगर इसे हम सिंपल भाषा में जाने, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में बिस्किट बन रहे हैं, ठीक है, और कोई गाड़ी बन रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, बन गए वो प्रोडक्ट। फिर हमारी सेवाएं, हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है, आपके ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, ठीक है, फिर जितनी भी सेवाएं आती हैं वो, ठीक है। तो वो जो है उस वित्तीय वर्ष में जो उनका जो मौद्रिक मूल्य कहलाएगा, वह 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च तक जो उनका मौद्रिक मूल्य कहलाएगा, उस उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य, पूरा मूल्य इतना है इनका उत्पादित, समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बिस्किट बनाया, उसका मौद्रिक मूल्य 5 है, ठीक है। तो
वो एक अंतिम है कि आपने क्या किया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने केवल एक बिस्किट बनाया, आपका क्या हुआ, मौद्रिक मूल्य 5 है, वो जीडीपी आपकी इतनी हो गई। ठीक है, तो इसमें वो चाहे ये जीडीपी में क्या है कि चाहे वो वस्तु भारतीयों द्वारा, आपकी भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत, ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर बाहर की कंपनियां आके प्रोडक्शन कर रही हैं, तो वो चाहे वस्तु भारतीयों द्वारा, भारत की कंपनी द्वारा उत्पन्न की जा रही हो, बनाई जा रही हो, या फिर विदेशी कोई कंपनी बना रही हो, लेकिन वो भारत की सीमा के अंतर्गत बना रही है, तो वो जो मौद्रिक मूल्य है वही वही आपका जीडीपी कहलाएगा। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये यहाँ पर लिखा भी है कि एक वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ये आपको जीडीपी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम एनडीपी की। ठीक है, बात करेंगे हम एनडीपी की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट मतलब निबल, निबल घरेलू उत्पाद। ये क्या है, जीडीपी के बाद आता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक निश्चित समय या वित्तीय वर्ष में, ठीक है, जब किसी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है तो उसमें कुछ क्या होता है, ह्रास होता है, घिसावट होती है, ह्रास होता है, ठीक है, डिप्रेशिएशन होता है। तो क्या होता है आपका, जब कोई ह्रास होगा ना, कोई लॉस होगा, है ना, तो क्या होता है, घिसावट आ जाती है या ह्रास होता है, लॉस होता है। तो अगर जीडीपी में से इस लॉस को हम घटा देंगे, इस ह्रास को हम घटा देंगे, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा एनडीपी कहलाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। आपने एक वित्तीय वर्ष में अंतिम क्या हुआ, वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो चाहे भारतीयों द्वारा बनाया जा रहा हो या फिर विदेशियों द्वारा आपके भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंतर्गत, तो वो क्या थी, हमारी जीडीपी थी, अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी। अब उसमें आपको कुछ लॉसेस भी आ रहे होंगे, नेट जो बोलते हैं ना, कि भाई नेट क्या है, इसका नेट क्या है, तो एग्जैक्ट जिसे बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपके लॉसेस हुए हैं, आपने बना लिया वस्तु जो भी बना ली थी, बना लिया, आपका ये लागत आपकी लग गई, लेकिन उसमें कुछ लॉसेस भी हुए हैं, तो उस लॉसेस को अगर आप माइनस करेंगे, ह्रास को अगर माइनस करेंगे, घिसावट को आप माइनस करेंगे, तो आपका एनडीपी आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर बात करते हैं हम जीएनपी। ठीक है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एक निश्चित समय में या वित्तीय वर्ष में भारतीयों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। ध्यान रखना क्या वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, भारतीयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं। अब भारतीय कहाँ होंगे, देखिए, भारतीयों द्वारा जो मेन वर्ड है जीएनपी में, जीडीपी क्या था कि भौगोलिक सीमा के अंतर्गत था, भारतीय और विदेशी दोनों थे उसमें, लेकिन वो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हो रहा है, हमारे इंडिया की बात। अब क्या है, भारतीयों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या है, तो भारतीय कौन कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वो इंडिया में भी वर्क कर रहे हैं और विदेशों में भी वर्क कर रहे हैं, तो उनका कुल मौद्रिक मूल्य, चाहे वह भारत में रहते हों या विदेश में रहते हों, उनका क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। अब आपके मन में ये बात आएगी कि सर भारतीयों द्वारा जो मौद्रिक मूल्य है वो जीएनपी हो गया, क्योंकि वो बाहर भी वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं, भारतीयों द्वारा अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। लेकिन जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनका क्या होगा जीएनपी में, तो वही हम यहाँ बात करने वाले हैं, जो जीएनपी होगी, है ना, जो हमारी जीएनपी होगी उसमें से जीडीपी जो है हमारी, जीडीपी में क्या ऐड होगा कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों का मौद्रिक मूल्य।
ठीक है। जो विदेश में काम कर रहे हैं उनको तो हम ऐड करेंगे जीडीपी में, और जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं भारत में रहने वाले विदेशी का जो मौद्रिक मूल्य है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। ठीक है। जीडीपी निकली थी हमारी, इस टोटल हमने यहाँ पर निकाल लिया भैया, हमने इतने प्रोडक्ट बनाए, इतना हमारा 50 रुपये का हमने प्रोडक्शन किया। उसमें 50 में क्या था कि 5 रुपये का जो प्रोडक्शन है वो विदेशियों ने कर रखा था। अब जीएनपी की अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा 25 रुपये का प्रोडक्ट जो है वो विदेश में बन रहा है, भारतीय बना रहे हैं, तो 50 और 25 हमारा भारतीयों का कितना हो गया, 75। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो कौन बना रहा है, विदेशी बना रहे हैं, तो उनको माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो भारतीय बचेंगे। तो 50 + 25 कितना हुआ आपका 75, और इसमें से जब आप विदेशियों को माइनस करोगे तो आपका भारतीयों का निकल के आ जाएगा 70, तो हमारा 70 निकल के आ जाएगा। तो वही जो ये 70 है यही हमारी जीएनपी है, जीडीपी प्लस भारतीयों द्वारा और माइनस विदेशियों द्वारा। ठीक है। इसे बोलते हैं हम जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब बात हो रही है नेशनल की, पहले जीडीपी थी, डोमेस्टिक केवल घर की बात हो रही थी, अब नेशनल, पूरे नेशनल की बात हो रही है, समझ रहे हो। नेक्स्ट एनएनपी। अब आपने क्या किया था, जीडीपी में से आपने ह्रास घटाया था, घिसावट घटाई थी, तो आपका क्या आया था, एनडीपी आया था। उसी तरीके से अगर आप, ठीक है, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, ओ सॉरी जी, है ना, उसी तरीके से आप क्या करेंगे कि जीएनपी में से आप क्या करेंगे, ह्रास को माइनस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम जीएनपी जो हमने पढ़ा उसमें से जो आपकी घिसावट है, जो ह्रास है, ठीक है, डेप्रिकेशन, उसे अगर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एनएनपी आपको प्राप्त होगा। इतनी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि एनएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, अब आप इसे नहीं भूलेंगे। ठीक है। चलिए फिर है हमारा, बात करते हैं राष्ट्रीय आय निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, बेहतर तरीका क्या है राष्ट्रीय आय का। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधारण जो लागत है उस पर अगर आप एनएनपी निकालते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो वो आपका क्या है, सबसे अच्छा तरीका है राष्ट्रीय आय को निकालने का। फिर क्या है, सार्वजनिक आय, टैक्सेशन जो होता है से लेकर रिवेन्यू जनरेशन जो सरकार के पास जाता है उसे सार्वजनिक आय कहते हैं। आज देखिए सार्वजनिक आय क्या है, जो टैक्सेशन से लेकर रिवेन्यू जनरेशन है जो सरकार के पास जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे सार्वजनिक आय कहते हैं। और सार्वजनिक हुई ना, वो सार्वजनिक आय हुई। ठीक है। गवर्नमेंट इनकम हुई, टैक्सेशन से लेकर रिवेन्यू, जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता है वो क्या कहलाता है, सार्वजनिक आय। ठीक है, गवर्नमेंट आय कहलाती है। और निजी आय कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनीज के उत्पादन से जो आय जनरेट होती है उसे निजी आय बोलते हैं। दो चीज़ हो गई ना, सार्वजनिक हमने पढ़ा था ना, सार्वजनिक और निजी। अब निजी क्या हुआ, जैसे पूंजीवादी पढ़ा था, समाजवादी पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे सार्वजनिक है, जो टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है जो सरकार के पास हो रहा है उसे सार्वजनिक आय बोल रहे हैं, गवर्नमेंट इनकम बोल रहे हैं। और निजी आय कौन सी, जो प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट कंपनीज में जो उत्पादन होके आय जनरेट हो रही है उसे निजी आय बोल रहे हैं, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर है आपका, अब इसमें बताया गया है कि व्यय योग्य आय कौन सी है, व्यय जिसे आप व्यय कर सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम कौन सी है जिसे आप व्यय कर सकते हैं। तो एक साल भर में उत्पादित इनकम पर डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बच जाती है वह व्यय योग्य होती है, हम उसे व्यय योग्य आय कहते हैं। देखिए आपने क्या किया कि एक साल में आपने क्या किया कि कुछ पैसे कमाए, फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 रुपये कमाए,
उसके बाद आपने देखिए 50,000 रुपये तो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एक आपके डायरेक्ट को एक टैक्स लगा आपका। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इतना परसेंट आपको टैक्स देना है उस पर। फॉर एग्जांपल आपको 5% टैक्स देना है, तो 50,000 में से आपने कितना माइनस किया, 5% करेंगे तो आपने क्या किया, उसमें 2500 आपने उसमें से माइनस कर दिया, ये आपका। तो जब आप ये जो आपकी व्यय योग्य आय जो आपकी निकलेगी, जो आप व्यय कर सकते हैं, आप खर्च कर सकते हैं, वो कितनी है, तो ईयरली इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स जो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो उसके बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं वही आपकी व्यय योग्य आय है, वही आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, वो क्या हुई, व्यय योग आय हुई। क्लियर सी चीज़ है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। आपने बहुत बार सुना होगा पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं इसे, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो जो टोटल इनकम है, नेशनल इनकम आपने निकाली, उसमें से आपके जितने आपके हमारे देश की जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन से अगर उसे डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आएगी। ठीक है, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारे जो नेशनल इनकम है वो 50,000 रुपये है, और हम 10 लोग रह रहे हैं कहीं पर, तो पर कैपिटा प्रत्येक बंदे कितनी होगी, उस 50,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 रुपये हिस्से में आए ना, तो वही पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम मतलब नेशनल इनकम, जो नेशनल की इनकम है, और अपॉन टोटल पॉपुलेशन क्या निकल जाएगी आपकी, ये निकल जाएगी आपकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। क्लियर होगी प्रति व्यक्ति आय। अब बात करते हैं NSSO, ये आपने नाम सुना होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1950 में हुई। ठीक है, स्थापना किस में हुई, 1950 में। यह NIC की सिफारिश पर स्थापित हुआ। ठीक है, NIC की सिफारिश पर स्थापित हुआ। कौन थे NIC, PC महालनोबिस ने इसकी सिफारिश की। यह जुलाई से जून तक कार्य करता है। कौन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। पहले यह NSS था, ठीक है, के नाम से जाना जाता था, और 1970 से क्या हुआ कि NSSO हुआ। अब CSO की स्थापना आपने देखी होगी, कब हुई, 1951 में। NSSO की 1950 में। ठीक है, पहले किस नाम से जाना जाता था, NSS के 1970 से पहले। आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, हिंदू वृद्धि दर क्या होता है। अब आप देखोगे यार, हिंदू वृद्धि दर, ये कैसा क्वेश्चन है। तो हिंदू वृद्धि जो दर है, यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। जो हिंदू वृद्धि दर है यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन बना, उसकी प्लानिंग कैसे होती है इकोनॉमिक की, पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम, फिर पंचवर्षीय योजना को भी आगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज टॉपिक ये पढ़ते चले जाएंगे, और आपकी इकोनॉमिक इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका 90 to 95% क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, 100% की गारंटी आपको कोई नहीं देगा। अब क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया है, भारत में आर्थिक नियोजन क्या है। तो नियोजन क्या है, संसाधनों का उचित उपयोग। प्लानिंग क्या होती है, आप क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 20 रुपये हैं, ठीक है। अब क्या है, लेकिन आपके खर्चे क्या हैं कि 30 रुपये वाले हैं, है ना। या आपके पास 20 रुपये हैं और आप 2 लोगों को खाना खिला सकते हो उसमें से, लेकिन लोग आपके पास 10 हैं, तो आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे ना। ठीक है, या तो कहीं से इनकम जनरेट करोगे, या फिर आप क्या करोगे, इनकम जनरेट के लिए भी तो प्लानिंग करोगे ना। या फिर क्या करोगे आप
सोचोगे कि यार अगर इनकम भी जनरेट नहीं हो तो इस 20 रुपये में से इन 10 के 10 को कैसे खिलाया जाए, क्या चीज़ खिलाई जाए कि ये 10 के 10 का पेट भर जाए। तो वही है, संसाधनों का उचित उपयोग ही आपके क्या कहलाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, सही है। जब आपके ये लिखा हुआ है, जब आपके पास संसाधन संसाधन जो है लिमिट हो पर नीड्स क्या है, खर्चे जो हैं वो अनलिमिटेड हो, तो इतने इनके बीच में जो संतुलन बनाना है वही आपकी क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है, नियोजन कहलाता है। ठीक है। आर्थिक नियोजन क्या है, संसाधनों का बेहतर उपयोग, संसाधन जो प्राकृतिक तथा मैन मेड हो, जैसे मशीनरी है वो मैन मेड है, प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक है ना। जैसे प्राकृतिक क्या होता है, आपके जैसे पेड़ हो गए, आपका वाटर हो गया, ये क्या है, सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो आर्थिक नियोजन क्या कहलाता है कि जो संसाधन है, चाहे वो आपका प्राकृतिक हो या मैन मेड हो, उसका बेहतर तरीके से उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो। अब बात करते हैं आर्थिक नियोजन की। सबसे पहले बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दी गई है। ठीक है, जिन्हें चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दी गई है आर्थिक नियोजन की सबसे पहली बात। ठीक है, चलिए अब क्या है, आर्थिक नियोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ कमेटियाँ बनी, कमेटी के बाद हमारा जो आज़ादी के बाद में जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, उसके योजना काल को जानेंगे। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में आर्थिक नियोजन की जो कमेटीज़ बनी, कैसे हम वहाँ तक पहुँचे पंचवर्षीय योजना तक, केवल वो जानेंगे। उसके बाद हम पंचवर्षीय योजना को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अब, कि कैसे कैसे ये योजनाएं बनी, कैसे कैसे हम पंचवर्षीय योजना तक पहुँचे। तो आर्थिक नियोजन भारत में सबसे पहली बार 1934 में देखने को मिला। ठीक है, किसके द्वारा हुआ ये आर्थिक नियोजन, ये प्लानिंग किसके द्वारा की गई, तो विश्वेश्वरैया द्वारा। इन किस किस बुक में, इन दिस बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन, जो प्लानिंग की बात की गई, वो किसके द्वारा 1934 में विश्वेश्वरैया द्वारा की गई। और उनकी जो बुक थी वो क्या थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक थी। क्लियर है। फिर बात करते हैं कि आर्थिक नियोजन की बात, ठीक है, कांग्रेस ने की 1938 में, ठीक 4 साल के बाद। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में की। उस समय अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी को बोला गया नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि विश्वेश्वरैया जी ने 1934 में प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक में आर्थिक नियोजन की पहली बार में क्या हुआ, एक तरीके से बात की। फिर आर्थिक नियोजन की बात के बाद कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ 1938 में, जिसे हरिपुरा अधिवेशन बोलते हैं, और उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने क्या किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। क्या नाम था, नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये कमेटी बन गई। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, बॉम्बे प्लान। आपने सुना होगा बॉम्बे प्लान 1944, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया, और अध्यक्ष जो थे वो थे दलाल जी। अध्यक्ष कौन थे, मान्यवर दलाल जी जो थे वो अध्यक्ष थे। मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान 1944 में बनाया गया। ठीक है, फिर जस्ट 1 साल के बाद में 1945 में एम.एन. रॉय ने क्या किया, पीपल प्लान, जन योजन दिया, पीपल प्लान दिया एम.एन. रॉय ने। उसके बाद 1947 में, ठीक है, पहले तो
क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है ना, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई। अब इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसे बोला गया इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी, आर्थिक नियोजन समिति। ठीक है, इन्होंने एक कमेटी बनाई, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, योजना आयोग। तो जो ये कमेटी बनाई 1947 में, इससे पहले क्या था, एक प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था। तो वो क्या था, देखिए ये है केसी नियोगी 1946 समिति की एक रिकमेंडेशन, एक सलाह पर क्या किया, एक योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। ठीक है, उन्होंने कमेटी बनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर केसी नियोगी की जो समिति थी 1946 में ये समिति बनी थी, उनकी रिकमेंडेशन पे क्या हुआ, एक योजना आयोग का गठन हुआ जो 15 मार्च 1950 को गठन हुआ उसका। इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, अतः यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग का जिक्र कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग संवैधानिक है, संवैधानिक संस्था से रिलेटेड है, संविधान से संबंधित है या नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, यह एक सलाहकारी समिति है। अब जो ये समिति बनी, इसमें क्या कहा गया, कौन अध्यक्ष होगा, इसमें एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो पीएम होंगे, और एक उपाध्यक्ष कौन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। जो उसका जो उपाध्यक्ष होगा वो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, आपने सुना होगा कि कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, ये रेल मंत्री हैं, ये मंत्री हैं, तो उनका जो पद होगा उपाध्यक्ष का वो उनके बराबर होगा। इसमें 3 पदेन मेंबर होंगे, वो कौन कौन से होंगे, 3, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। वित्त, गृह और रक्षा। 3 और मेंबर होंगे जिन्हें हम पूर्णकालिक बोलेंगे, 3 और मेंबर होंगे जिन्हें अंशकालिक बोलेंगे। इसका कार्यकाल कि कोई समय सीमा नहीं है, यह सरकार पे डिपेंड करता है। जब तक आपकी सरकार है तब तक ये योजना आयोग, योजना काल चलेगा। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है, बेसिकली इनका कार्य है क्या, तो इनका कार्य है कि कोई समय सीमा नहीं है इनकी। ये तो इनका कार्य क्या है, संसाधनों का आकलन करना, संसाधनों को देखना कि हाँ भाई हमारे पास क्या क्या संसाधन है। पंचवर्षीय योजना बनाना जो अब समाप्त हो चुकी है, ठीक है, सही है, नीति आयोग चल चुका है, योजना आयोग आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब फिर क्या है, 2015 से ये स्टार्ट हुआ। आगे हम उसके योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी जो चीज़ें हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आगे हम उस चीज़ को भी जानेंगे। फिर उस चीज़ की समीक्षा करना और उसमें सुझाव देना। ठीक है, ये क्या है, ये इनका कार्य था। ठीक है, योजना आयोग ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजना और 7 1 वर्षीय योजना बनाई है। ठीक है, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, आगे जानेंगे। देखिए पंचवर्षीय योजना का क्या है, हम पूरा का पूरा एक जानेंगे कि क्या है ये। आगे पंचवर्षीय योजना ही है। एक हमारा एक टॉपिक है इसमें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो केसी नियोगी समिति के इस गठन पर 1952 में यह समिति इसलिए गठित की गई ताकि सेंटर के साथ स्टेट को भी शामिल किया जा सके। जो आपका योजना आयोग है ना, तो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एक गठित की गई केसी नियोगी जी के सलाह पर, उसी की सलाह पर, केसी नियोगी जी की रिकमेंडेशन पे क्या किया गया कि एक नेशनल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ
कब? 1952 में। और सिर्फ कारण ये था कि सेंटर के साथ में स्टेट भी शामिल किए जाएं। तो अब क्या हुआ कि योजना आयोग के सभी सदस्य हो गए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ गए, फिर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी आ गए और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य आ गए एनडीसी में। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पंचवर्षीय योजना का पूरा डिटेल से, देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पूरा पंचवर्षीय योजनाओं के काल पढ़ेंगे। फिर उसे डिटेल से भी हम जानेंगे कि पंचवर्षीय योजना फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, नीति आयोग को जानेंगे। फिर पूरा फुल्ली डिटेल फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना, थर्ड किस मॉडल पर आधारित हैं, क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं, उन सबको हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। गारंटी देता हूँ कि 95% आपके यहाँ से क्वेश्चन करेक्ट होंगे और यहाँ से अलग आपका एटलीस्ट इकोनॉमिक क्या है, समझ है, एक अपनी पर्सनल समझ है, एक तरीके से टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो अगर आप इसे एक बार समझ गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऐसे ही ठीक कर दोगे। ठीक है। बाकी करंट के साथ में चलना होता है, लेकिन करंट भी तब समझ में आएगा जब आपको इकोनॉमिक्स समझ में आएगी, इकोनॉमिक होती क्या है। ठीक है। धन्यवाद।